नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564009606097523860555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपीटीपीएससी द्वारा जो 2019 में जूनियर असिस्टेंट का पेपर कराया गया था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में जूनियर असिस्टेंट का पेपर 2 शिफ्ट में आयोजित किया गया था, तो यह आपके पहले शिफ्ट का पेपर है। और जैसा कि अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी यूपीटीपीएससी द्वारा दी गई है, तो इसलिए प्रश्नों का जो आकलन करना है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है यूपीटीपीएससी जूनियर स्टूडेंट पूछता है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग ऑफिशियल पेपर देखेंगे और जो आयोग ने इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसके अनुसार उसके उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न लोग। और इसके जो सिलेबस है इसमें आप जानते हैं कि हिंदी, जीएस और रीजनिंग 3 पोर्शन जो है प्रश्न आते हैं और टोटल 130 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का प्रश्न देखेंगे। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो ये आपका निशाचर कहा जाता है, जो रात में विचरण करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, जो खाने योग्य है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका अखाद्य होता है। अगला प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी, अपकर्ष जो है ये गुस्से का समानार्थी नहीं है। बाकी आपका क्रोध, अमर्ष और रोष ये सभी जो है गुस्से के समानार्थी हैं। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन जो है मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल, गर्व, मध्य और नशा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, शिथिल जो शब्द है यह मद का समानार्थी नहीं है। बाकी आपका गर्व, मध्य और नशा ये सभी मद के समानार्थी हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कौन सा होता है, वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वह स्त्रीलिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है, जैसे लिखावट है, ये सभी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से कला विशेषण का क्या रूप होगा? काले, काला, कालू या काली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, काली होगा। अगर काला विशेषण है तो उसको स्त्रीलिंग किया जाए तो वह काली होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कव्वाली कौन शब्द आपको बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो कव्वाली जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है? तो जैसा कि यहाँ पहले क्लियर किया है, स्त्रीत्व का बोध होगा तो आपका स्त्रीलिंग ही होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका अंत्य स्वर के बदले में आय कर देते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उर्दू जो शब्द सौदा है उसका बहुवचन किस प्रकार से आप बनाएंगे? यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सौदा जो शब्द है, यहाँ पे आपको बताना है मैं जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा। तो मैं का जो बहुवचन होता है वह आपका हम होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया, इनमें आपको बताना था कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदला जाता है। तो यह जो वाक्य है वह अशुद्ध है, बाकी सभी वाक्य जो आपके शुद्ध है। चरण कमल बंधव हरिराय में आपको बताना था इसमें कौन सा अलंकार, उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इसमें आपका रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधव हरिराय में रूपक अलंकार है। बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? इसमें आपको अलंकार बताना था, अनुप्रास, श्लेष, यमक या अतिशयोक्त। तो यह जो है एक अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित, वो आपको बताना था। तो इसका जो ऑप्शन सी है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की जो विशेषताओं में जो प्रमुख रूप से जानी जाती है, इसमें प्रायः जो है उत्तर पद प्रधान होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? यहाँ पे जो प्रश्न है ये आपके उदाहरण से नहीं प्रश्न बनाया गया है, बल्कि
उसकी डेफिनेशन से प्रश्न बनाया गया है, तो आपको उसकी डेफिनेशन भी याद करनी होगी। तो यह जो आपका बहुब्रीहि समास होगा, जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अनुरूप का समास आपको बताना था। अनुरूप किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी। तो यह आपका अव्ययी भाव समास है, अनुरूप जो शब्द लिखा गया है। यथोचित में आपको संधि विच्छेद बताना था, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथाधन उचित होगा आपका यथोचित में संधि विच्छेद, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद आप करना था, जो सबसे बेसिक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे बेसिक प्रश्न आप लोग कई बार देखे होंगे, विद्यार्थी में कौन संधि है, तो आप लोग जानते हैं कि यह आपके स्वर संधि है, और विद्या धनार्थी इसका संधि विच्छेद होगा, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नाविक में आपको संधि विच्छेद बताना था, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें नवधन इक होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, नाविक का संधि विच्छेद होगा, और यह आपकी अयादि संधि है। व्यवहार का सही विच्छेद आपको बताना था, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह विधन, अवधन, हार। यहीं पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा। जो व्याकरण है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। सावधान का संधि विच्छेद आपको बताना था, तो सावधान का जो संधि विच्छेद होगा साधन अवधान होगा, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। महर्षि में आपका गुणक संधि है, और इसका जो सही आंसर है महाधन ऋषि होगा। बेसिक जो संधि विच्छेद के जो प्रश्न है वो पूछा गया आपकी परीक्षा में, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। निश्चल का सही संधि विच्छेद आपको बताना था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें विसर्ग संधि है, और इसका जो ऑप्शन ए है निधन चल जो है यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। सधर्म का सही संधि विच्छेद आपको बताना था, तो इसका सत धन धर्म होगा, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी थी, 4 वाक्य दिया गया है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यह एक शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर फिर एक 4 वाक्य दिया गया है, इनमें आपको पहचानना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो गंदा पानी उबाल कर पिए, यह आपका शुद्ध वाक्य है। वाक्य शुद्धि से कई प्रश्न बनाए गए हैं, इनमें भी आपको एक शुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, यह एक शुद्ध वाक्य दिया गया है। अगले में भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यह एक शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से 31 नंबर वाले प्रश्न में भी आपको चयन करना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यह एक शुद्ध वाक्य है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसी प्रकार से 32 वाले का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस से उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, यह एक शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर जैसे वो जा रहे हैं तो यहाँ पर वे जा रहे हैं, इस प्रकार का जो वाक्य होगा, यही सब त्रुटियाँ हैं अन्य वाक्यों में। यहाँ पे सही मुहावरे का अर्थ बताना था, आंसू पीकर रह जाना, इसका जो सही आंसर होगा चुपचाप दुख सह लेना, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आंधी आवे बैठ गंवावे जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, जो ऑप्शन बी दिया गया है। किताब का कीड़ा होना, तो इसका जो सही आंसर है बहुत अधिक पढ़ने वाला। आप लोगों को नौकरी लेनी है, आप लोगों को अपना चयन जो है सुनिश्चित करना है, तो आपको भी किताब का कीड़ा होना पड़ेगा। अत्यधिक आप लोग पढ़ाई करिए और आप लोग आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में जो है वह चयनित हो जाइए। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कच्चा चिट्ठा खोलना, तो इसका जो अर्थ होता है सारा भेद खोल देना, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिशंक होने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? त्रिशंक होने का जो अर्थ होता है किसी और का ना रहना, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। भाई गति सांस छपुंदर केरी जो लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा? अर्थात दुविधा में होना, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। घाट घाट का पानी पीने का जो अर्थ आपको बताना था, तो इसका जो सही है अनेक क्षेत्रों का अनुभव जिनके पास होता है वही लोग कहते हैं हमने घाट घाट का पानी पिया है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मूर्त शब्द का आपको विलोम बताना था, तो इसका जो विलोम होता है वह आपका अमूर्त होता है। मूर्त का जो विलोम है वह अमूर्त होता है। सम का विलोम बताना था, सम का जो विलोम होता है आपका विषम होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। काफ़ी बेसिक प्रश्न पूछे गए हिंदी के। लोक का विलोम आपको बताना था, तो लोक का विलोम आपका परलोक होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया। सम्मुख का विलोम अभिमुख होता है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वक्ता का विलोम आपको बताना था, वक्ता कहने वाला होता है और श्रोता आपका सुनने वाला होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आवृत्त का विलोम अनावृत होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसी प्रकार से आपको बताना था नम का कौन पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी जो है नम के पर्यायवाची होंगे, तो यह आपका आर्द्रा जो शब्द है
ये नम की पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपका गीला, भीगा और आर्द्र जो है ये सभी नम की पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से आपको बताना था डर का पर्यायवाची कौन नहीं है, शीत, भीत, भय और त्रास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, शीत जो शब्द है ये डर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भीत, भय और त्रास ये सभी डर के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना था कौन कुशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्ष, अक्ष, निपुण और प्रवीण। तो अक्ष जो शब्द है ये कुशल का पर्यायवाची नहीं, बाकी आपका दक्ष, निपुण और प्रवीण ये सभी कुशल के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से पक्षी का पर्यायवाची कौन नहीं, वो आपको पहचाना था, द्विज, खग, पंथी और विहग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पंथी जो शब्द यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं, बाकी आपका द्विज, खग और विहग ये सभी पंछी के पर्यायवाची हैं। इसमें आपको बताना पुत्री का पर्यायवाची कौन नहीं, दुहिता, दौहित्र, तनिया और सुता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दौहित्र जो है यह पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपका दुहिता, तनिया और सुता ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना था कौन निंदा का पर्यायवाची है, कुत्सा, बरखुदार, अपस्मार और स्तुति। तो इसका जो पर्यायवाची है वह ऑप्शन ए, कुत्सा जो शब्द है यह निंदा का पर्यायवाची है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगले प्रश्न में आपको बताना था कि दुष्ट का कौन पर्यायवाची नहीं है। आपको बार बार ये ध्यान देना है किसमें नहीं पूछा जा रहा है, किसमें है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर खलक जो शब्द है ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपका खल, दुर्जन और अधम ये सभी दुष्ट के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे आपको तत्सम बताना था, कौन सा तत्सम नहीं है, प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतीत जो शब्द है ये तत्सम नहीं है, बाकी आपका प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में भी आपको तद्भव बताना था। तो इसमें आपका उजास जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। 55 वाले प्रश्न में भी आपको बताना था कौन तत्सम नहीं है। आपको बार बार ध्यान देना होगा किसमें पूछा जा रहा है, किसमें नहीं पूछा जा रहा है, वह आपको ध्यान देना होगा। किसन, कट, कर्क और कृषका है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, किसन जो शब्द है ये तत्सम नहीं है, आपका तद्भव है, बाकी आपका कट, कर्क और कृषका ये सभी आपके तत्सम शब्द है। 56 वाले प्रश्न में आपको बताना था कौन तद्भव नहीं है, अर्थात वह तत्सम है। तो यहाँ पर अधर जो शब्द दिया है ये एक तत्सम शब्द है, बाकी दांत, आँख और कान ये सभी आपके तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द इसमें भी पहचानना था कौन सा तत्सम नहीं है, धृष्ट, पृष्ठ, पानी और पंख। तो इसमें आपका पानी जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी आपका धृष्ट, पृष्ठ और पंख ये सभी आपके तत्सम शब्द है। फिर आपको पहचानना था अगले प्रश्न में भी कौन तत्सम नहीं है, गायक, नायक, सावक और उपखान। तो इसमें उपखान जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है, बाकी गायक, नायक और सावक ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। इसमें भी आपको तद्भव कौन नहीं हुआ आपको पहचानना था, उपज, तद्भव, उपला और उबाल। तो जो तद्भव शब्द है यह एक तत्सम शब्द है, बाकी आपका उपज, उपला और उबाल ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण में आपको बताना था कौन तत्सम नहीं है। तो उलझन जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, बाकी आपका उर्वर, कोंकण और कोण सभी आपके तत्सम शब्द है। अगला जो सेक्शन आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग बाद में आपको अलग से सॉल्व करा दी जाएगी। आइए हम लोग जीएस का प्रश्न देखते हैं और उस टाइम करंट अफेयर किस प्रकार से पूछा गया था उसी के अनुसार हम लोग आगे जो टेस्ट बनाए जाएंगे उसी पैटर्न पे बनाए जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लगभग कितने टेस्ट कराए जाएँ आप लोगों को, जिससे आपके अधिकतम अंक आपकी परीक्षा में आपको मिल सकें। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं जो जीएस के प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001-2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है। ये सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो यह टोटल 3 स्तरीय निकाय है, यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं वर्तमान में यूपी स्पेशल करंट अफेयर सीरीज शुरू किया हूँ, इसमें इस प्रकार के सभी प्रश्न जो है उसमें समाहित रहेंगे। आप लोग वह वीडियो जरूर देखिए और उस वीडियो की जो लिंक है मैंने इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जो है वह पिन कर दिया है। आप लोग वह वीडियो जरूर देखिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है आपका मुरादाबाद, जो पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है और हस्तशिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही है। BHU की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जनपद कौन सा था? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या जौनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षर वाला जनपद था, वह 2011 में। इस ऑप्शन के अनुसार इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है सबसे अधिक था? मेरठ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या इलाहाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर के जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपका सबसे अधिक है। इसका ऑप्शन सी है वो सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है वो आपका पलाश है। इसका ऑप्शन डी है वो सही है। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कहाँ से शुरू किया गया था? अभी मैंने कल ही वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, जो गोरखपुर से शुरू किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। उस वीडियो में बताया भी गया है कि सबसे अधिक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में क्रियान्वयन में जो प्रथम स्थान आपका वह उत्तर प्रदेश का है और ये आपके गोरखपुर जिले से शुरू की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दुम्पुक्त उत्तर प्रदेश में क्या है? तो यह एक व्यंजन पकाने की विधि है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा क्या कहलाती है? तो यह आपके दस्तरखाज है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सिनेमैटिक सिटी किस शहर कहा जाता है? तो यह आपके खुर्जा कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा छोटा शहर है जो अपनी लाल मिट्टी के लिए सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो लाल मिट्टी आपका चुनार पाया जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा क्या नाम है? तो लखनऊ घराना जो दूसरा नाम है वह पूरब घराना है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत के कौन सा रैंक है? तो वह 7वें स्थान पर रहा है। तो ये सभी जो डेटा जो पुराने हैं उसको डेटा के अनुसार आपका नई टेस्ट आपको बनाया जाएगा, जिससे परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये आपका रूस सबसे अधिक आयातक है भारतीय चाय का, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। किस वर्ष से कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो रिसड़ा में जो पहली जूट मिल स्थापित की गई थी वो आपका 1855 में, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये आपके खारी बावली जो नई दिल्ली में स्थित है, इसे एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जल्द ही आपको इसी चैनल पर सामान्य हिंदी की कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है, जिसका कंटेंट इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। काफ़ी इफेक्टिव इसका कंटेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपको वर्णमाला, हिंदी साहित्य, पत्र लेखन, लेखक और लेखनी सहित कंप्लीट हिंदी का वीडियो आपको मिलने वाला है, जिसमें एक तरफ सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगी, दूसरी तरफ सीरीज आपको डिस्क्रिप्टिव सीरीज इस प्रकार से मिलेगी, जिससे आपके आगामी एग्जाम UPSSC वीडियो री एग्जाम, UPSSC जूनियर असिस्टेंट, ये सभी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्पफुल यह सीरीज रहेगी। आप लोग वह वीडियो जरूर देखिएगा। भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है सहारा, वोडाफोन, रिलायंस या पेटीएम? तो 2019 के अनुसार यह प्रश्न जो है वो आपका पेटीएम था, लेकिन वर्तमान में बैजू जो है वो भारत की क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक है। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजन किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो चीन में किया गया था, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019। अगला जो प्रश्न है, कौन सी फिल्म है जिसने 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो आपका हिलोरो फिल्म था, जिसने 2019 में 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। शारदीय विशु 2019 में किस दिन था? तो यह आपका 23 सितंबर को था, जिस दिन रात दिन बराबर हुआ था 2019 में। 2019 में निम्नलिखित में से वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह आपके विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी थे, जिन्हें वर्ष 2019 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कौन सी थी? तो भारत की जो रैंक 2019 में थी वो आपकी 52वीं रैंक थी। तो इसी प्रकार जो प्रश्न है आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपके इंडेक्स प्रश्न आएंगे, यूपी स्पेशल प्रश्न जो है वो आएंगे, जिसपे टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी जल्द से जल्द। जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की कौन सी रैंक थी? तो भारत की इसमें रैंक आपकी दूसरी थी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। भारत के शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर लगातार जो है वो पहले स्थान पर रहा है, तो आंख मूंद कर भी आप इंदौर चूज कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। GST 1 जुलाई कब पेश किया गया था? तो GST बार बार बताया गया आप लोगों को, ये आपके 2017 में आपको पेश किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है।
राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये आपके आर्टिकल 249 में यह इसका जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना यह 1993 में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 5वें अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1993 के तहत आते हैं। तो इसके तहत कुल 10 अधिनियम आते हैं जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आर्टिकल 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला जो प्रश्न है, अगर लोकसभा मतदान करते समय अगर टाई हो जाता है तो जो वोट डालने के जो अधिकार है वह आपके स्पीकर का है। तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे राज्य दिया गया है, इसमें आपको बताना था कि भारत किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ जो शहर है। तो सबसे समीप आपका शहर वो आपके त्रिपुरा है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत की अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो यह प्रश्न पीटी में पूछा गया है। तो पेपर में जो है प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आपका बांग्लादेश है जिससे भारत की सीमा सबसे लंबी है। आते हैं अगला प्रश्न लो, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है। तो भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही है। दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैनियन है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना था दुनिया सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। यह भी प्रश्न जो है पीटी में पूछा गया है किसी शिफ्ट में। यह आपका माजुली जो असम में है यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं, इसलिए आयोग के जो प्रश्न पूछे गए हों उनको आपको देखना जरूरी है। अगला जो प्रश्न है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो वह आपके अमानत खान सिराजी हैं इसके ताजमहल के सुलेखक। इसका ऑप्शन सी है वह सही है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो दी गई थी वह 1931 को दी गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 9 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की है जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसकी जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।